आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इस बीच नए संगठन बनते हुए खासतौर जयस पार्टी की अगर हम बात करें तो जयस एक तेलंगाना की पार्टी बीआरएस से उसका गठबंधन हो गया है, ऐसी खबर है। और भी दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके वो मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट खड़ी कर सकती है। जयस का होना किस पार्टी के लिए होगा? भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए? क्या जयस वाकई कोई अहम भूमिका इस चुनाव में अदा करने वाली है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयस के अध्यक्ष लोकेश मिटालदा जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं प्रवीण चौधरी जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। मौजूद हैं राकेश गहलोत जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं झाबुआ से। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ में मौजूद हैं नंदू रावत जी, सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा राकेश गहलोत जी से। राकेश जी, चूंकि आप झाबुआ क्षेत्र से आते हैं और वहां पर वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में भी है और वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो आपको पता है और भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर भी आपकी दृष्टि है। क्या आपको लगता है कि जयस कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है विधानसभा चुनाव? देखिए दीक्षित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। देखिए दीक्षित जी, जयेश का जो बैकग्राउंड, जो शुरुआती बैकग्राउंड था और दो भागों में जरूर जयेश बटी हुई थी, आनंद राय और हीरा लाल। लग रहा था कि चुनाव के ठीक पहले ये दोनों गुट एक हो गए और अच्छी मजबूती के साथ में मैदान में उतरेंगे, लेकिन जैसे ही आनंद राय ने साथ छोड़ा अपना, उसके बाद से एक जयेश का एक धड़ा थोड़ा खत्म सा हो गया है और वो अब उस स्थिति में नहीं रही है कि वो अकेले कहीं चुनाव लड़ पाए। इसलिए उन्होंने अब उनको कहीं ना कहीं जो समीकरण स्थानीय स्तर पर जो समीकरण बन रहे हैं, फिर वो चाहे भाजपा के साथ बने या फिर चाहे कांग्रेस के साथ बने या कोई आदिवासी पार्टी के साथ में बने, उनको किसी भी पार्टी के समर्थन में जाके चुनाव लड़ना उनका तय है। लेकिन वो स्वतंत्र चुनाव लड़ने की स्थिति में पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। और आनंद राय आज भी नहीं है। जाने के बाद तो एक तरीके से कहे कई तरह की बातचीत चल रही है। लोकेश जी चूंकि खुद मौजूद है, लोकेश जी से बात करते हैं। लोकेश जी, आनंद राय अलग हो गए हैं, एक पार्टी से उनका गठबंधन उन्होंने कर लिया है या उसके कार्यकर्ता हो गए हैं, क्या ये सही है या कोई जयस की ही रणनीति का हिस्सा हुआ है? हाँ, देखिए, पहले तो आपके चैनल पे मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। आज बहुत अच्छी बात है कि आज गोंडवाना की रानी इंदिरावती जी का बलिदान दिवस है और आज के दिन पेशा के जनक दिलीप सिंह भुरिया जी का भी शहादत दिवस है, तो उनको भी नमन करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि राकेश जी कह रहे थे कि जयस स्वतंत्र लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। हमारा जो जयस है, जयस एक सामाजिक आइडियोलॉजी है, समाज के संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। बात है कि हम लोगों ने तय किया था कि जो राजनीति में जाना चाहते हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म देंगे, एक नया थर्ड विकल्प देंगे। आनंद राय जब बीआरएस में शामिल हो चुके हैं, वह हमारे जयस के समर्थक थे और मुद्दों के साथ वो जो बीआरएस की बात आ रही है, बीआरएस से गठबंधन की बात आ रही है, गठबंधन अभी तय नहीं हुआ है। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हमारी अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है। हम लोग जब तेलंगाना केसीआर जी से मिलने गए थे तो हम लोगों ने वहां पर मुद्दों और विषयों पर उनसे चर्चा जरूर की है। अगर वो हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ अगर आना चाहते हैं तो फिर हम लोग हमारा संगठन तय करेगा कि बीआरएस के साथ जाना या नहीं जाना, ये युवा तय करेंगे। तो राजनीतिक हलचल तो शुरू होना लाजिमी है। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव होने को है और हम लोग गैर भाजपा गैर कांग्रेसी दल देना चाहते हैं, तो इस वजह से हम लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुद्दों और विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक दल हमारे मुद्दों को स्वीकार करेगा, जो हमारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रखेगा, उसके साथ जाने के लिए युवा निर्णय लेंगे और उसके बाद हम लोग आपके माध्यम से बताएंगे। लोकेश जी, ये भी चर्चा चल रही है कि आपकी जयस जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, क्या इसकी कोई संभावना दिखती है?
देखिए, अभी किसी को सपोर्ट करना नहीं करना इसकी संभावनाएं अभी नहीं कह सकते हम लोग। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनसे हम लोग लगातार बातचीत में लगे हुए हैं। जो राजनीतिक दल हमारे मुद्दों के साथ आएगा, हो सकता है कि अलग अलग राजनीतिक दल या अनेक राजनीतिक दलों का एक गठबंधन बने और उस गठबंधन के साथ जाकर जयेश इस विधानसभा में युवाओं को उतारेगा। लेकिन अगर मुद्दों और विषयों के साथ अगर राजनीतिक दल नहीं आते हैं तो जयेश स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। राकेश जी कह रहे थे कि अब उसमें शक्ति नहीं बची, ऐसा नहीं है। आपने तिरस्तिर पंचायत चुनाव में देखे हैं हमारे युवाओं को। आपके झाबुआ जिले की बात करें हम तो झाबुआ जिले में रेखा नीनामा ले लीजिए आप अलग अलग जगह से वहां पर जिला पंचायत प्रतिनिधि ले लीजिए, सरपंच प्रतिनिधि ले लीजिए, जनपद प्रतिनिधि ले लीजिए, वो अपनी ताकत के साथ जयेश के समर्थक होने के बावजूद वहां पर जीत के आए हैं। तो ये सिर्फ झाबुआ जिले की बात नहीं है, पूरे आपके मध्य प्रदेश में जहां जहां आदिवासी बाहुल्य इलाका है वहां पर जयेश के समर्थित उम्मीदवार जीत कर आए। चाहे आप धार की बात कर लीजिए, बड़वानी की बात कर लीजिए, रतलाम की बात कर लीजिए, आप खरगोन की बात कर लीजिए, आप खंडवा की बात कर लीजिए, बुरहानपुर हरदा से लेकर आप टीमरनी ले लीजिए, सभी जगह पर हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं। और हम लोग हुआ है उपचुनाव जब भी हुआ इतना तीसरे नंबर पे ही जिस चुनाव में रेखा नीनामा जीती थी उस सीट पे जो उपचुनाव हुआ उस पे जयेश 4000 वोट भी नहीं ला सकी। देखिए कुछ चुनावी लोकेश जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोकेश जी हमसे बातचीत करेंगे, राकेश जी हमसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बात कहते हैं कि जयेश धीरे धीरे अपने पैर जो है वो जमा रही है और कहीं हो सकता है इस चुनाव में उसकी कोई भूमिका रहे। चलिए नंदू रावत जी, आपसे बात करना चाहेंगे। कांग्रेस को कोई किसी तरह की कोई समस्या या कोई डर है जयेश से? क्योंकि जयेश हालांकि सपोर्टर रहा है कांग्रेस का, लेकिन इस बार जयेश साफ तौर पर कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस के साथ में खड़ा रहे या भाजपा के साथ में खड़ा रहे। जो उसकी शर्तों को मानेगा, जो उसे महत्व देगा, आदिवासियों को जो है वो आगे रखेगा, नहीं रखेगा, वो उसके साथ में होंगे। तो आपको लगता है कि जयेश आपके लिए संकट खड़ी कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि लोकेश जी ने बोला है कि ये वैचारिक लड़ाई है। आदिवासियों की जो परंपराएं हैं, उनकी शिक्षा है, उनके धर्म है, जो उस आइडियोलॉजी को लेके जयेश खड़ा किया है। और हम लोग तो शुरू से ही अन्य आदिवासी जन संगठनों में भी काम कर रहे हैं। जयेश एक यूथ का पूरा मध्य प्रदेश में एक अलग जगह ही है। और मैं ये मानता हूं कि ये हर स्थानीयता के ऊपर भी निर्भर करता है कि वहां पे कौन सी पार्टी कौन से अच्छे व्यक्तित्व को स्टार्टिंग कर रही है, उसके ऊपर भी जयेश निर्णय करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि कोई समझौता होना या नहीं, क्योंकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालवा निमाड़ की जो बात है, अभी पूर्वी मध्य प्रदेश में भी उनका पूरा प्रभाव है। और यदि कांग्रेस यदि उसको अच्छी विचारिक प्लेटफॉर्म देगा जी, शायद आवाज नहीं आ पा रही है। प्रवीण जी आपसे पूछना चाहेंगे, प्रवीण जी क्या लगता है भाजपा और जयेश का कहीं कोई सामंजस्य भविष्य में हो सकता है चुनाव के मद्देनजर? और यदि जयेश किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करती है, तेलंगाना की एक पार्टी से बात चल रही है, बात ये भी कि असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर सकती है, बात ये भी कि छोटी मोटी और पार्टी को साथ ले सकती है, तो आपको लगता है कि भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण मसला हो सकता है? जी, मेरा मत ये है कि जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि जयेश पूरी तरह से आनंद और हीरा में विभाजित हो गई है। अब उनके पास न तो उनके सर्वमान्य नेता न तो कोई आनंद है न कोई हीरा है। और जयेश का पूरे प्रदेश में कोई प्रभाव मंडल नहीं है। अभी जो आदिवासियों के हित में जो भाजपा ने काम किया है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर, हम देखें कि भाजपा के ने जो कार्य किया है उससे पूरा आदिवासियों का रुझान एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की ओर आकृष्ट हुआ है। बिरसा मुंडा जी की जयंती को देखें, टंटे मामा के और जो आदिवासियों के जो सर्वमान्य जो पुरुष हैं, जो जिनको की श्रद्धा आस्था के साथ आदिवासी समाज नमन करता है, उनके प्रति भाजपा ने जो कार्य किए हैं, टंटे मामा के लिए पाताल पानी में और जहां पर इंदौर में इन्होंने विशाल प्रतिमा स्थापित की है, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया है, और जो आदिवासी गांव है
फॉरेस्ट विलेज है, उन गांवों को आपने देखा होगा कि भोपाल में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और वहां पर जो आदिवासी विलेज है, फॉरेस्ट विलेज है, उनको राजस्व ग्राम में तब्दील किया है और उनको सुविधाएं प्रदान की है। ऐसी स्थिति में पूरा समाज, आदिवासी समाज पूरा भारत भाजपा की ओर उन्मुख हुआ है और भाजपा को कोई ऐसे किसी समझौते की जरूरत नहीं है। पूरा क्षेत्र में भाजपा का जो परचम लहरा रहा है। आप देखिए प्रत्येक क्षेत्र में आदिवासियों के हितों में जो कार्य हुए हैं और उसके कारण पूरा आदिवासी समाज पूरा वर्चस्व भाजपा का बढ़ता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति में जैस कोई प्रतिकूल प्रभाव या कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस का कोई काम करेगा। चलिए, अच्छी बात है। राकेश जी, आपको क्या लगता है आदिवासियों की मनस्थिति क्या है? ठीक है, अपनी भाजपा अपनी बात कर रही है, जैस अपनी बात करती है, कांग्रेस अपनी बात करती है, लेकिन जो आम आदिवासी है, झाबुआ की अगर हम बात करें, चलिए, आम आदिवासी की मनस्थिति क्या है? क्या वो डामाडोल है? क्या वो कंफ्यूज है? या उसने अपना कोई दृष्टिकोण जो है वो तय किया हुआ है कि नहीं, उसे जो करना है वो करेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आदिवासी बेल्ट का जो मतदाता है वो शिवराज को वो पूरी तरीके से नकार चुका है। शिवराज का चेहरा अब चलेगा नहीं भाजपा में किसी भी स्थिति। और जयेश जो है जो मैदान में उतरी है वो सत्ता के अगेंस्ट में उतरी है। सत्ता के जो अगर भाजपा ने काम किया होता तो जयेश का मैं मानता हूँ जन्म भी नहीं होता। और जिस प्रकार से प्रताड़ित हुए हैं आदिवासी समाज और जो योजनाएं आई है वो धरातल पे कर पाई है, अत्याचार जो काफी बड़ा मुद्दा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण जयेश का संगठन सक्रिय हुआ है और उनको समर्थन भी मिला है और उसके कारण जयेश लगातार अपने वर्चस्व में वृद्धि करता रहा है। मैं मानता हूँ लोकेश जी की बात से कि उन्होंने छोटे छोटे जो चुनाव, स्थानीय चुनाव हुए उसमें सफलता प्राप्त करी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उस स्थिति में जैसे आज हीरा अलावा जी विधायक है, वो कांग्रेस से विधायक, उन्होंने कहा कि भाई जयेश 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन चुनाव के अब 2 महीने की है और अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा है कि वो चुनाव स्वतंत्र लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ में जाके लड़ेंगे। तो इस आपाधापी में जो कई नेता है स्थानीय स्तर के, वो अपनी जगह कांग्रेस में या भाजपा में वो अभी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधा अच्छी बात आपने कही। और आपने ये भी बात कही कि जयेश का जन्म ही नहीं होता यदि भाजपा का वर्चस्व बना रहता। लोकेश जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि भाजपा से पहले तो कांग्रेस का गढ़ रहा है झाबुआ, तो कांग्रेस का वर्चस्व भी खत्म हुआ है, इसका मतलब झाबुआ जिले में ये देखिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस की भी सरकार, कांग्रेस के विधायक हम लोगों ने बनाए। लोकेश जी आपको बोल रही थी, आपसे बात करता हूँ। कांग्रेस के पिछले 75 वर्षों में आदिवासियों ने कांग्रेस के विधायक भी बनाए, भाजपा के विधायक बनाए, लेकिन जो आदिवासियों की स्थिति है वो जैसी की तैसी है। अब आदिवासियों की स्थिति बदली है ना, बदली नहीं है। तो ये क्यों नहीं हुआ? हम लोग दोनों पार्टियों से सवाल करना चाहते हैं। अभी परवीन जी कह रहे थे कि डॉक्टर हीरालाल अलावा जी से या आनंद राय जी से जैसे, नहीं है भाई साहब, आप गलतफहमी में है। डॉक्टर हीरालाल अलावा जी कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के सदस्य हैं। डॉक्टर आनंद राय जी बीआरएस के सदस्य हो चुके हैं। जयेश आदिवासी युवाओं का विचारधारा है, ये आदिवासी युवाओं से संचालित होता है। हम लोग एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सिर्फ हम हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इन 2 लोगों से जयेश नहीं है। जयेश पूरे आदिवासी समाज के यूथ हैं, उन लोगों से संचालित होता है। इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि हम लोग कांग्रेस और भाजपा को दोनों को नकार चुके। आदिवासी समाज दोनों को पसंद नहीं कर रहा है। अगर पसंद करता तो इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। आपको उस रिजल्ट को तो मानना पड़ेगा। राकेश जी ने स्वीकार किया है कि वो रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं दोनों से नाराजगी है। तो नाराजगी इस बात की है कि आदिवासियों के 75 सालों में आदिवासियों के विकास के नाम पर आदिवासी जमीनों को छीना गया। अब आप देख लीजिए, 2014 से 2012 में जब प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विरोध शुरू हुआ, SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर ना कांग्रेस बात करना चाह रही, ना भाजपा के लोग बात करना चाह रहे। 18 वर्ष से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है और इन 18 वर्षों में वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को बहुत विकास किया, आदिवासी लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, अभी बुरहानपुर की घटना ले लीजिए। बुरहानपुर में जंगलों से आदिवासियों को क्यों भगाया जा रहा है? आप कल की ही झाबुआ के पास में अलीराजपुर जिला है, अलीराजपुर जिले में पुलिस कस्टडी में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। वो अपने आप को कुएं में कूदकर सुसाइड कर लेता है। ऐसे ही कस्टडियल डेथ खरगोन की खिरकुंडी में हुई थी।
एक ऐसा सरकार जो चल रही है, इस तानाशाही सरकार में आदिवासी खुद को मार रहा है या तो फिर पुलिस की कस्टडी में पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है। यह क्या भाजपा का रवैया है? ये भाजपा आदिवासी हितैषी होने की बात करती है। आज मैं परवीन जी से पूछना चाहता हूं, जिस आप दिलीप सिंह भूरिया जी की बात करते हैं, जिस आप पेशा एक्ट की बात करते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज कितने भाजपा के नेताओं ने उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन किया, आदरांजलि दी है। आप बताइए, सिर्फ नाम के लिए दिलीप सिंह भूरिया जी का इस्तेमाल करते हैं। जो पेशा एक्ट भाजपा की सरकार को यहाँ पर लागू करना चाहिए था, वो दिलीप सिंह भूरिया जी का बनाया हुआ भावनाओं के तहत करना चाहिए था, लेकिन पेशा एक्ट को तोड़ मरोड़ कर आदिवासी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। उसमें से आपने नगर पालिका, नगर निगम को हटा दिया। क्या वह आदिवासी क्षेत्रों में नहीं आते हैं? और हमारे जो बेकलाक पद थे, आदिवासी यूथ आज परेशान है। पूरे मध्य प्रदेश के युवा, सिर्फ आदिवासी नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सभी युवा परेशान है कि उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज बेकलाक पदों की 1,50,000 से ज्यादा बेकलाक पद के रिक्त है। उनकी भर्ती आप लोग नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार नहीं कर रही है। इसी बीच में 15 महीने की कांग्रेस की भी सरकार आई है। हमने कांग्रेस की सरकार से भी वादा किया, उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि बेकलाक पदों की भर्ती होगी, प्रमोशन में आरक्षण लागू होगा। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को लागू क्यों नहीं करवाया? क्यों बेकलाक पदों पर भर्ती नहीं निकाली गई? जी, ये जो मुद्दे हैं, और खासकर आदिवासियों का एक और बात कहना चाहता, खासकर आदिवासियों का 5वीं अनुसूची का मुद्दा, जिस 5वीं अनुसूची की लड़ाई को लड़ते हुए जेएस की विचारधारा जो खड़ी हुई है, उस 5वीं अनुसूची के लिए दोनों ही दल बात नहीं करना चाहते। तो हम आदिवासी लोग अब दोनों ही दलों के साथ इस बार नहीं जाएंगे। हम लोग हमारा लोकेश थोड़ा स्पष्ट करिए, 5वीं अनुसूची आखिर है क्या? क्या डिमांड? 5वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 244(1) के तहत जो हम लोगों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, आदिवासियों का एक पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जो दिया गया है, उस एरिया में 100% स्वशासन जो होता है वो आदिवासियों का होता है। वहां से कलेक्टर से लेकर आपके चपरासी तक की जो नौकरी होती है वो आदिवासियों को दी जानी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि आदिवासी एरिया में ऐसे अधिकारी और भाषा को नहीं समझते, इसके कारण आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। लोकेश जी प्रवीण से बात करते हैं, क्योंकि समय कम है। प्रवीण जी, बहुत संक्षिप्त बताइएगा कि जो लगातार 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों के अधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं साफ तौर पर कांग्रेस भाजपा पर। भाजपा का अपना क्या स्टैंड है इसको लेकर? ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, लोग बोलते बोलते चिल्लाने लगे। मैं करना चाहूंगा, इनके पास एक तो ऐसा चेहरा बताइए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास हीरालाल नहीं है, हमारे पास आनंद नहीं है। प्रदेश में एक ऐसा कोई सर्वमान्य नेता बताएं इनके जेएस का, जो कि प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल सक्षम और कॉम्पिटेंट है। एक चेहरा नहीं है। मैं, हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि शिवराज मामा के से लोग चाहते नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पूरा आदिवासी समाज टंटिया मामा के बाद शिवराज को अपना मामा कहता है, शिवराज को अपना मामा कहता है। आज फॉरेस्ट विलेज, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि जितने भी फॉरेस्ट विलेज थे जम्बूरी मैदान में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आदिवासी गांव थे, उन आदिवासी गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है, उनको रेवेन्यू विलेज दिया गया है। लाखों आदिवासियों को पट्टे वितरित किए गए हैं, लोगों को रोजी और रोजगार से जोड़ा है, बैंकों से उनको कर्ज मिल रहा है, जो सुविधाएं पर्याप्त आदिवासियों को प्राप्त है। वास्तव में उनके हितों पर यदि किसी ने संवर्धन का काम किया है तो केवल भाजपा ने काम किया है। आज एक भी ऐसा पूरा आदिवासी का, युवाओं का भी रुझान पूरा भाजपा की ओर से है। गांव-गांव में जब टंटिया मामा का समारोह निकलता है, बिरसा मुंडा की जयंती होती है, तो बड़ी संख्या में आदिवासी इकट्ठा होता है। लोकेश, आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करें, आप जब बोले प्रजातंत्र की खूबसूरती इसमें है कि संवाद बनाए, न कि यदि कोई बोल रहा हो तो उसमें बीच में हस्तक्षेप करें। आदिवासियों का सोच क्या है? आदिवासी आखिर अपने स्तर से बहुत ज्यादा ऊंचे क्यों नहीं उठ पाए हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं। भाजपा अपना काम कर रही है, कांग्रेस ने भी काम किया था, बावजूद उसके जेएस का जन्म हुआ है। और जैसा राकेश जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोचने वाली बात जरूर है कि आदिवासी आखिर क्यों किसी और पहलू की तरफ, क्यों किसी और की तरफ रुख करने पर मजबूर है। बहरहाल चुनाव होंगे तो ऐसे में आदिवासियों का क्या रोल होगा, जेएस का क्या रोल होगा, ये निश्चित रूप से देखने वाली बात है। बातचीत करने के लिए आप देखते रहिए, चूंकि समय कम है।